28 अप्रैल साल 1988 एलोहा एयरलाइंस की फ्लाइट 243 होनोलुलु जाने के लिए हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट में टोटल 90 पैसेंजर्स और 5 क्रू मेंबर्स सवार थे। उनमें से किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अभी थोड़ी ही देर में क्या होने वाला है। इस फ्लाइट के लिए उस दिन का मौसम बिल्कुल साफ था और प्लेन भी नॉर्मल तरीके से बिना किसी परेशानी की टेक ऑफ करती है। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा होता है, लेकिन फ्लाइट की उड़ान भरने के 13 मिनट्स के बाद ही अचानक एक धमाका होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक झटके के साथ फर्स्ट क्लास केबिन की छत उड़कर प्लेन से अलग हो जाती है। अपने सर के ऊपर खुला आसमान और नीचे गहरा समंदर देखकर पैसेंजर्स और केबिन क्रू की जान हलक में आ जाती है। एंड जब ये इंसिडेंट होता है तब ये प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर थी। आगे क्या होता है उनके साथ? क्या वे सभी लोग सरवाइव कर पाते हैं या प्लेन के हवा में ही टुकड़े हो जाते हैं? ये इंसिडेंट है अलोहा एयरलाइन फ्लाइट 243 की। एंड आइए इस वीडियो में जानते हैं इसकी दिल को दहला देने वाली कहानी को। April 28, 1988. Aloha Airlines Flight 243. Mystery explosion that Miracle landing. कहानी की शुरुआत होती है 28 अप्रैल साल 1988 को दोपहर के 1:30 पर हवाई के हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है। इस फ्लाइट का नंबर था 243 और ये एक अलोहा एयरलाइंस का बोइंग 737-200 सीरीज का एक एयरक्राफ्ट था। इस प्लेन को हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से होनोलुलु, जो कि हवाई की कैपिटल है, वहां पे जाना था। एंड इस डिस्टेंस को कवर करने में प्लेन को सिर्फ 35 मिनट ही लगते थे। और चूंकि डिस्टेंस काफी कम है और इसलिए ये दिन में 10 बार चक्कर लगाता था। वैसे हवाई अमेरिका के साउथ वेस्ट में मौजूद छोटे छोटे आइलैंड्स के समूह को कहते हैं और जहाँ पे एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जाने के लिए ज्यादातर प्लेन का ही यूज किया जाता है। तो अपने कहानी की ये जो प्लेन थी 243, इसको इस हवाई आइलैंड से ओहायो आइलैंड पे जाना था और ये इसका इस दिन का चौथा चक्कर था। मतलब इससे पहले भी ये प्लेन 3 चक्कर लगा चुकी थी। प्लेन के टेक ऑफ करने से पहले ग्राउंड सेफ्टी स्टाफ ने हवाई जहाज का इंस्पेक्शन किया था। अपनी रिपोर्ट में सेफ्टी स्टाफ ने एरोप्लेन में किसी भी तरह की टेक्निकल या बॉडी पार्ट खराबी का जिक्र नहीं किया। कुछ वक्त पहले भी इस प्लेन ने अपनी शेड्यूल इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग बोइंग सर्विस बुलेटिन रिपोर्ट को पास किया था और इस जांच में भी प्लेन में किसी तरह की खराबी का कोई जिक्र नहीं था। इस फ्लाइट के कैप्टन थे 44 वर्षीय रॉबर्ट एस्कोन्सथाइमर एंड फर्स्ट ऑफिसर थी 36 वर्षीय मिमी टॉम्किंस। दोनों को कुल 12,000 घंटे प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। यहाँ पे एक तीसरे शख्स का भी जिक्र करना जरूरी है, 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लेंसिंग की। लेंसिंग 38 साल से ये काम कर रही थी। हवाई के ज्यादातर लोग उन्हें पहचानते थे और प्यार से उन्हें सिबी कहकर बुलाते थे। ये जो मैंने तीनों नाम बताए, इसको याद रखना, ये हमारे कहानी में आगे चलकर रियल लाइफ हीरोज कहलाने वाले हैं। बोइंग 737-200 सीरीज का ये प्लेन 1969 में अलोहा एयरलाइंस को दिया गया था। अब तक इस प्लेन ने कुल मिलाकर 35,496 घंटे की हवाई यात्रा पूरी की हुई थी। लेकिन अपनी अब तक की सर्विस में ये प्लेन ज्यादातर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल के लिए ही इस्तेमाल किया गया था, जिस कारण से इस प्लेन ने लगभग 89,680 बार टेक ऑफ और लैंड किया था। अपनी इतनी सारी शॉर्ट डिस्टेंस की फ्लाइट्स के कारण ये प्लेन अपनी फिक्स्ड लिमिट से भी ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बार टेक ऑफ और लैंड कर चुकी थी। मतलब इस प्लेन का लैंडिंग और टेक ऑफ लिमिट था 30,000 बार, बट अभी तक लगभग 89,680 बार ये टेक ऑफ और लैंड कर चुका था। खैर, पैसेंजर्स का बोर्डिंग शुरू होता है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स प्लेन में सवार होने लगते हैं। इसी दौरान प्लेन में चढ़ते वक्त एक पैसेंजर की नजर प्लेन के फ्यूसलेज पे पड़ता है, जहाँ पे उसको एक छोटा सा क्रैक दिखता है, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा भी जाती है और पायलट्स को बताने की कोशिश भी करती है, लेकिन ये सोचकर कि शायद एयरपोर्ट स्टाफ को इसकी जानकारी पहले से होगी, इसलिए वो किसी भी फ्लाइट क्रू या एयरपोर्ट स्टाफ से इसका जिक्र नहीं करती है। सभी पैसेंजर्स के सवार होने के बाद दोपहर के 1:25 पर इस प्लेन ने हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। फ्लाइट रूट को फॉलो करते हुए पायलट प्लेन को उसकी निर्धारित हाइट पे ले जाने के लिए क्लाइंब शुरू करते हैं। आमतौर पर जैसे हर फ्लाइट में होता है, टेक ऑफ के बाद जब तक प्लेन अपना क्लाइंब पूरा नहीं कर लेता, तब तक पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट पहने रखना कंपलसरी होता है। इसलिए फ्लाइट 243 के सभी पैसेंजर्स ने भी अपनी सीट बेल्ट से पहनी हुई थी। धीरे धीरे अपनी हाइट बढ़ाता हुआ प्लेन 24,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। सभी लोग मस्त एंजॉय कर रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंट क्लारा बेल लेंसिंग सभी को ड्रिंक सर्व कर रही होती है। उसी
वक्त 1:48 पे अचानक एक तेज धमाका होता है। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक प्लेन की अपर बॉडी, जिसे फ्यूजलेज कहते हैं, उसका एक हिस्सा टूटकर हवा में उड़ चुका होता है। अचानक हुए धमाके के बाद प्लेन को संभालते हुए पायलट रॉबर्ट स्कोन्सथाइमर जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। कॉकपिट का दरवाजा और फर्स्ट क्लास केबिन की छत उखड़कर अलग हो चुकी थी और पायलट को अपने पीछे खुला आसमान दिखाई दे रहा था। तेज हवा के साथ पूरे कॉकपिट में प्लेन के टुकड़े इधर उधर उड़ रहे थे और अपनी आंखों के सामने लोगों को मौत दिख रहा था। फर्स्ट क्लास केबिन के पैसेंजर सीट बेल्ट के सहारे अपनी सीट पर झूल रहे थे एंड 300 माइल पर आवर की स्पीड से हवा सब कुछ प्लेन के बाहर खींच रही थी। छत उड़ने के बाद अचानक हुए डिकम्प्रेशन के कारण प्लेन के लेफ्ट साइड का एक बड़ा हिस्सा भी टूटकर प्लेन से अलग हो चुका था। किस्मत से सीट बेल्ट साइन ऑन होने के कारण सभी पैसेंजर्स ने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, जिसके कारण लकीली सभी पैसेंजर्स अपनी सीट से चिपके हुए थे। लेकिन कैबिन क्रू इतने लकी नहीं थी। 58 वर्षीय फ्लाइट अटेंडेंट क्लैरेबल लेंसिंग वो सभी को अपने आखिरी वक्त में भी शांत रहने के लिए कह रही थी और एक साइड पैनल पकड़े खुद को बचाए रखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हवा का प्रेशर इतना ज्यादा था कि कुछ ही मिनटों बाद हवा क्लैरेबल लेंसिंग को प्लेन से बाहर खींच लेता है। एक दूसरी एयर होस्टेस माइकल होंडा को भी हवा के प्रेशर ने केबिन के फ्लोर पे पटक दिया, लेकिन लकीली एयर होस्टेस माइकल ने पैसेंजर सीट को पकड़कर अपने आप को प्लेन से बाहर खींचने से बचा लिया। मुश्किल से पैसेंजर सीट को पकड़े हुए जिंदगी और मौत से लड़ते हुए एयर होस्टेस माइकल अभी भी पैसेंजर्स को शांत रहने और अपने सीट को पकड़े रहने की सलाह दे रही थी। इधर कॉकपिट का दरवाजा मलबे से बंद हो चुका था, यानी किसी को मालूम नहीं था कि अंदर कॉकपिट में क्या सिचुएशन है। पायलट और को पायलट सही सलामत है भी या नहीं। अगर नहीं है तो बच्चे 94 लोगों की मौत लगभग पक्की थी। कुछ देर संभलने के बाद फ्लाइट अटेंडेंट ने लोगों से पूछना शुरू किया कि क्या आप में से कोई प्लेन उड़ा सकता है। सबका जवाब था नहीं, यानी अब सिर्फ इस बात का होप रह गया था कि पायलट और को पायलट ठीक हो। कुछ देर बाद लोगों ने नोटिस किया कि प्लेन नीचे की ओर जा रही है, लेकिन वो गिर नहीं रही थी। एक फिक्स्ड स्पीड से ऊंचाई कम हो रही थी, जिसका मतलब था कि कोई उसे उड़ा रहा था। यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि दोनों ही पायलट सही सलामत थे। कॉकपिट में अपने आप को संभालते हुए पायलट्स ने अपना ऑक्सीजन मास्क लगाकर प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश शुरू कर दी थी, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चल जाता है कि प्लेन के काफी कंट्रोल्स फेल हो चुके हैं एंड प्लेन धीरे धीरे उनके कंट्रोल से बाहर होता जा रहा था। वहीं इतनी ऊंचाई पर केबिन डिकम्प्रेशन और प्लेन की तेज स्पीड के कारण पैसेंजर्स के लिए सांस लेने में भी मुश्किल होने लग जाती है। आमतौर पे हवा में केबिन डिकम्प्रेशन के हालात में पैसेंजर्स को ऑक्सीजन लेने में हेल्प के लिए केबिन की छत से ऑक्सीजन मास्क बाहर आ जाते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा छत ही उड़ चुका था, तो ऑक्सीजन मास्क आता कहाँ से। इतनी तेज हवा और ऑक्सीजन की कमी के कारण पैसेंजर्स कभी भी मौत के मुंह में जा सकते थे। कैप्टन रॉबर्ट स्कोन्सथाइमर तुरंत ही प्लेन के रेडियो को इमरजेंसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करके होनोलुलु एयरपोर्ट को हेल्प के लिए कॉल करते हैं और पास के मायू एयरपोर्ट पे इमरजेंसी लैंडिंग करने की जानकारी देते हैं। लेकिन कॉकपिट में हवा का शोर इतना ज्यादा था कि होनोलुलु एटीसी कंट्रोलर में बैठे लोग कुछ समझ ही नहीं पाते। शोर इतना ज्यादा था कि पायलट्स भी एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे थे और हाथ के इशारों में ही बात करते हुए पायलट्स ने तेजी से प्लेन को नीचे लाने का डिसीजन लिया। बिना कोई वक्त गवाए प्लेन की नोज को डाउन करके पायलट्स तेजी से प्लेन को नीचे लाना शुरू करते हैं। पायलट्स इतनी तेजी से प्लेन को नीचे लाते हैं कि एक वक्त पर प्लेन 4100 फीट पर मिनट की स्पीड से नीचे आने लगती है। आमतौर पे पैसेंजर्स प्लेन 3000 फीट पर मिनट की स्पीड से ही नीचे आते हैं ताकि पायलट्स प्लेन को कंट्रोल कर सके और प्लेन क्रैश ना हो। लेकिन अपने साथ सभी पैसेंजर्स को मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए पायलट्स के पास प्लेन को तेजी से नीचे लाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। ऑक्सीजन की कमी के कारण फर्स्ट क्लास केबिन में अब पैसेंजर्स का दम घुटने लगता है, लेकिन जैसे जैसे प्लेन 10,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आने लगता है, कैप्टन प्लेन की स्पीड को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर्स को सांस लेने में थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन इस चक्कर में प्लेन इतनी तेजी से नीचे आई कि पहले से जर्जर प्लेन की बॉडी पे और भयानक जोर पड़ा और कॉकपिट वाला हिस्सा लगभग टेढ़ा हो गया। किसी भी वक्त वो बाकी प्लेन से टूटकर अलग हो सकता था। ये देखते हुए पायलट रॉबर्ट स्कोन्सथाइमर ने उड़ान की कमान अपने हाथ में ले ली और अपनी को पायलट मिमी टॉम्किंस से नजदीकी एयरपोर्ट से संपर्क करने को कहा। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट था काहू लुई, जो माउ नाम के इस आइलैंड पर था। दिक्कत यह थी कि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते में पहाड़ पड़ते थे और प्लेन की हालत ऐसी थी नहीं कि उसे पहाड़ों के ऊपर से ले जाया जा सके। तो अब एकमात्र तरीका था प्लेन को ऐसे पहाड़ों के साइड से ले जाना, बट इसके लिए प्लेन को ऐसे मोड़ने की जरूरत थी। पर प्लेन पहले ही काफी डैमेज हो चुका था, इसलिए उसको मोड़ने में भी रिस्क था। इसलिए एक पल के लिए रॉबर्ट सोचते हैं कि प्लेन को पानी पर ही लैंड कर दिया जाए।
लेकिन टूटे हुए प्लेन को पानी में उतारने में खतरा और ज्यादा था, इसलिए उन्होंने सब कुछ किस्मत के हाथ छोड़ दिया और प्लेन को मोड़ने का फैसला लिया। किस्मत ने साथ भी दिया और प्लेन मोड़ने के बाद भी किसी तरह उड़ता रहा। इसी बीच 1:58 पर को पायलट मिमी का कॉन्टेक्ट मायू एयरपोर्ट से होता है। हवा इतनी तेज थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बड़ी मुश्किल से वो अपना एक संदेश भेजने में सफल हुई, हम लैंडिंग के लिए इनबाउंड है। कुछ देर बाद एक बार फिर उनका कनेक्शन मायू एयरपोर्ट से हुआ। इस बार की कन्वर्सेशन से ग्राउंड में बैठे स्टाफ को समझ आ गया कि मुसीबत काफी बड़ी है। उन्होंने रनवे को खाली कराया और तुरंत एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड के लिए फोन कर दिया। अभी भी बहुत कुछ किस्मत पर अटका हुआ था। प्लेन जब एयरपोर्ट के नजदीक पहुंचा, स्टाफ ने उसे दूरबीन से देखने की कोशिश की एंड जो उन्हें दिखा उस पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। दूर से प्लेन ऐसा लग रहा था मानो किसी शार्क ने डॉल्फिन की पीठ का एक चिथड़ा काट कर निकाल लिया हो और उसकी नोक आगे की ओर झुकी हुई थी। कॉन्स्टिट्यूशन हमें साइंटिफिक अप्रोच रखने के लिए कहता है और साइंस के अकॉर्डिंग चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती, लेकिन उस दिन जो हो रहा था वो चमत्कार से कम नहीं था। स्पीड को कम करते हुए कैप्टन प्लेन को रनवे की तरफ लाने लगते हैं, बट फॉर सम रीजन स्पीड कम करते हुए प्लेन जैसे जैसे 195 माइल्स पर आवर की स्पीड पर पहुंचता है तो प्लेन कंट्रोल से बाहर होने लगता है। जल्दी पायलट्स को एहसास होता है कि अगर उन्हें प्लेन को क्रैश होने से बचाना है तो उन्हें प्लेन की स्पीड को बढ़ाना होगा, लेकिन इतनी तेज स्पीड पर प्लेन को लैंड करवाना भी किसी खतरे से कम नहीं था। सेफली लैंडिंग के लिए आमतौर पर प्लेन को 150 माइल्स पर आवर की स्पीड से लैंड करवाना होता है, बट पायलट्स डिसाइड करते हैं कि क्रैश होने से अच्छा है कि वो प्लेन को तेज स्पीड पर ही लैंड कर दे। कैप्टन टॉमकिंस को लैंडिंग गियर डाउन करने के लिए कहते हैं, जिसके बाद टॉमकिंस तुरंत ही लैंडिंग गियर को डाउन कर देती है। जिसके बाद इंडिकेटर में बैक लैंडिंग गियर का तो ग्रीन लाइट शो कर देता है, लेकिन फ्रंट लैंडिंग गियर का ग्रीन लाइट शो नहीं कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि फ्रंट लैंडिंग गियर डाउन नहीं हो पाया है। ये देखकर कैप्टन तुरंत ही मैनुअल लीवर से लैंडिंग गियर को डाउन करने की कोशिश करते हैं। बार बार कोशिश करने के बावजूद भी फ्रंट लैंडिंग गियर की लाइट ग्रीन नहीं होती है। आमतौर पे ऐसे हालात में पायलट्स कॉकपिट में लगे कैमरा से भी चेक कर सकते हैं कि लैंडिंग गियर डाउन है या नहीं, लेकिन बदकिस्मती से वो कैमरा भी फेल हो चुका था। अब पायलट्स को एक बड़ा कदम उठाना था बिना लैंडिंग गियर के ही लैंड करने का, एंड ऑफ कोर्स इसमें प्लेन क्रैश का चांस बहुत ज्यादा था, बट कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो पायलट प्लेन को लैंड करने के लिए रेडी थे। तभी नीचे से दूरबीन से देख रहे क्रू नोटिस करते हैं कि फ्रंट गियर भी डाउन है। वो तुरंत ये बात एटीसी को बताते हैं और एटीसी पायलट्स को बताते हैं, जिसके बाद पायलट्स कॉन्फिडेंटली प्लेन उतार देते हैं और किसी तरह घिसटते हुए वो प्लेन रुक जाता है। वहाँ पर खड़े किसी भी इंसान को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा होता है कि परखच्चे उड़ा हुआ एक प्लेन कैसे सही सलामत लैंड कर सकता है, लेकिन किसी ने सही ही कहा है कि चमत्कार होते हैं और उस दिन हुआ भी था। इस हादसे में लगभग 60 लोग इंजर्ड हुए थे। 7 लोगों को सीरियस इंजरी आई थी, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था कि उनकी जान बच गई थी। वो आपस में गले मिलकर रो रहे थे। तभी किसी को एहसास हुआ कि प्लेन की फ्लाइट अटेंडेंट क्लैराबेल लेंसिंग गायब है। कुछ लोगों ने बताया कि उन्होंने लेंसिंग को हादसे से ठीक पहले केबिन में खड़ा देखा था। बाद में पता चलता है कि लेंसिंग फ्यूजलेज टूटते ही हवा में खींच ली गई थी। इसके बाद यूएस कोस्ट गार्ड, मरीन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर्स और एरोप्लेन्स मिलकर 3 दिन तक एक सर्च कोऑर्डिनेट किए, लेकिन उनकी बॉडी कहीं भी नहीं मिली। यह हादसा इतना खतरनाक और हैरत अंगेज था कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया में इसकी न्यूज फैल गई और तुरंत ही इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। जो लोग जांच कर रहे होते हैं उनके सामने सबसे बड़ा सवाल यही था कि कैसे एक भारी भरकम एयरप्लेन की छत हवा में उखड़ सकता है, बिकॉज एरोप्लेन फ्यूजलेज का बाहरी हिस्सा 2.5 mm मोटी मेटल शीट से बना होता है, जिससे उसका उखड़ने का चांस ना के बराबर होता है। और इसलिए कुछ क्लू पाने के लिए इन्वेस्टिगेशन टीम सभी पैसेंजर से पूछताछ करती है, तो वही पैसेंजर जिसने बोर्डिंग के टाइम पे फ्यूजलेज पे क्रैक देखा था वो इन्हें इसके बारे में बताती है। वो पैसेंजर जिस जगह दरार की बात कहती है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अपनी जांच में उसी जगह से प्लेन में क्रैक आने का पता चलता है और इसी क्रैक के चलते फ्यूजलेज फटने का भी रीजन था। एक्चुअली जब प्लेन हायर एल्टीट्यूड पे उड़ती है तो वहाँ हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिससे इंसान को सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए प्लेन के अंदर आर्टिफिशियली एयर प्रेशर बढ़ाया जाता है। अब आमतौर पे ये हर प्लेन में की जाती है और इसलिए उस 243 प्लेन में भी किया गया। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि इसके फ्यूजलेज पे पहले से ही एक छोटा सा क्रैक था, जिससे होता क्या है कि अंदर से प्रेशर बढ़ने के चलते फ्यूजलेज पे फोर्स लगता है एंड वो क्रैक भी बढ़ जाता है एंड फिर वो पूरा पार्ट ही उखड़ कर अलग हो जाता है। खैर उस क्रैक की वजह से ही हादसा हुआ ये तो सबको पता चल गया, बट वो क्रैक आया कैसे अभी इस पे जांच बाकी थी। और जब इन्वेस्टिगेशन टीम इसके डीप में जाती है तो पता चलता है कि इस हादसे में अलोहा, बोइंग और सरकार तीनों की गलती थी। बोइंग को ये पता था कि अलोहा के प्लेन्स अपने
अपनी उड़ान सीमा से आगे जा चुके हैं। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि इसका मैक्सिमम टेक ऑफ और लैंडिंग लिमिट 30,000 बार ही था, बट ये 89,680 बार टेक ऑफ और लैंड कर चुका था, जो अपने सेट लिमिट से करीब 30 गुना ज्यादा है। वही अलोहा कंपनी ने प्लेन के मेंटेनेंस में भारी गलतियां की थी। कंपनी में एक ढंग का इंजीनियर भी नहीं थे जो प्लेन की मरम्मत कर सके। जांच में पाई गई ये गलतियां इतनी भयंकर और खतरनाक थी कि अमेरिकी गवर्नमेंट ने तुरंत ही पूरे मेंटेनेंस प्रोसेस को बदलने का ऑर्डर दे दिया। एक नई एयरवर्दीनेस टास्क फोर्स का भी गठन कर दिया गया, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव सभी एयरप्लेन्स को अच्छी तरह से चेक करना था। इस नई टीम के जांच के दौरान अगर किसी एक प्लेन में भी कोई खराबी पाई जाती है तो उस पूरे एयरलाइन के सभी प्लेन्स की दोबारा जांच की जाने लगती है। इसके बाद सभी एयरलाइन कंपनीज काफी अलर्ट हो गई। इस इंसिडेंट पे बहुत सारी मूवीज और बुक्स भी लिखी गई है एंड थैंकफुली इसके बाद आज तक कोई ऐसी इंसिडेंट देखने को नहीं मिली है। तो ये था अलोहा 243 की एक दर्दनाक कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।